तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल क्वांटमैटिक्स में। आज हम क्लास नंबर 9th में हैं, नंबर सिस्टम का। इससे पहले वाले क्लास में हमने डिविजिबिलिटी के रूल को सीखा था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है ये। सीखेंगे क्या हम लोग? प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी। कुल 5 प्रॉपर्टीज मैं आपके सामने रखूंगा और साथ ही साथ उस पर किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जिसको बनाने में हेल्प हो जाएगा इस प्रॉपर्टीज को जानने से, ये भी बताता चलूंगा। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए आज के क्लास को शुभारंभ करते हैं। चलिए, प्रॉपर्टीज आपको राइट साइड में डिस्प्ले होगा। प्रॉपर्टीज को मैं एक्सप्लेन आपके लिए करता चला जाऊंगा। पहला प्रॉपर्टी कहता है कि इफ अ नंबर x इज डिविजिबल बाई y, अगर कोई एक नंबर है x और वो डिविजिबल होता है y से, तो वो सारा नंबर जिसको x डिवाइड कर सकता है अब उसे y भी डिवाइड जरूर करेगा। बड़ा सिंपल है, लैंग्वेज पे ना जाए। दैट मीन्स अगर मैं इस तरह से लिखूं कि सपोज करो कि कोई एक नंबर है x जिसको y डिवाइड करता है, दैट मीन्स रिमाइंडर 0। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको x डिवाइड कर सकता है, इस पर्टिकुलर नंबर को अब y भी डिवाइड करेगा। डिवाइड करेगा का क्या मतलब होता है मेरे भाई? कि रिमाइंडर 0 आने लगेगा। क्लियर? आओ एग्जाम्पल के तौर पे देखिए। अगर सपोज करो मैं कहता हूं कि x मेरे लिए 9 है और 9 को 3 डिवाइड करता है। मैं अंदरूनी चीजें और नहीं लिख रहा हूं, डिवीजन एक सिंपल सा टर्म है, 3 3 9। अब एक ऐसा नंबर ले लो जिसे 9 डिवाइड करता है, रैंडमली कोई भी नंबर, मैं बस प्रूफ करने के लिए। तो सपोज करो 63, 9 7 या 63। चूंकि 63 को आपका ये x डिवाइड कर सकता है, तो इस 63 को सिर्फ x नहीं बल्कि y भी जरूर डिवाइड करेगा। आ रही है बात समझ में? और ये इसलिए होता है ना कि इससे पीछे भी एक रीजन जो मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूं आपको, कि सपोज करो x को कोई नंबर y है डिवाइड करता है। अब x जिस नंबर को डिवाइड करेगा वो जरूर x इंटू टी के फॉर्म में होगा। ऑब्वियस है ना कि y इसे डिवाइड करेगा ही करेगा। जैसे आपके 9 को 3 डिवाइड कर रहा था, 63 कहां से आया था? 9 इंटू 7 से। भले इस 7 को इंडिविजुअली 3 डिवाइड कर पाए ना पाए, बल्कि 9 का एक मल्टीपल होने की वजह से ये जो टोटल प्रोडक्ट बनेगा इसको 3 डिवाइड कर देगा। आ रही है बात समझ में? तो ये है आपका पहला प्रॉपर्टी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चंस उठा के रखेंगे वो बात का फेज में। अभी हम पहले लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप पांचों के पांचों प्रॉपर्टीज को समझते हैं बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है, चलो। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो प्रॉपर्टीज आपको डिस्प्ले हो रहा है ना, इसका एक आप नोट्स भी बनाते चलो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि अगर कोई नंबर है x, इसको y डिवाइड कर सकता है। और फिर मैं कहता हूं कि y को एक नंबर है z, ये डिवाइड कर सकता है। तो ये तय बात है क्या कि आपका जो x है वो z से भी डिविजिबल होगा। एक लाइन में इस कॉन्सेप्ट को लिखें। अगर आपको मैं कह रहा हूं कि अगर x कोई एक नंबर है, सपोज करो उसे y डिवाइड कर सकता है, x इज डिविजिबल बाई y। अब y पे एक बात क्या कि y इज ऑल्सो डिविजिबल बाई z। एरो के डायरेक्शन को समझो, मैं एरो का डायरेक्शन इस तरफ लिखा हूं, मतलब x इज डिविजिबल बाई y। इन टर्म्स y इज डिविजिबल बाई z। क्लियर? इसी चीज को मैंने वहां पे लिखा है। तो आप ये समझ लेना कि दिस x इज, और यू कैन से कैन ऑल्सो बी डिविजिबल बाई z। आओ समझते हैं बात को। एक एग्जाम्पल या एक वेरिफिकेशन के तौर पे नंबर लेते हैं। सपोज करो मैं कहता हूं कि 16 को 8 डिवाइड कर सकता है ना, और फिर इस 8 को 4 डिवाइड कर सकता है। दैट मीन्स आपने क्या कहा कि 16 कैन बी डिविजिबल बाई 8 and this 8 is also divisible by 4. That means this 16 can be also divisible by this 4. Clear? यही एक प्रॉपर्टी है जो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। होपफुली बातें आप समझ रहे, बहुत सिंपल सिंपल सा बात है। इवन आप आंखों के सामने जब देख रहे हैं तो आपको ये लग रहा होगा ये तो पता है, इतना क्या बड़ी बात है।
आएंगे एग्जाम्पल के तौर पे, जब क्वेश्चंस लेके आएंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं, इस प्रॉपर्टी को हम ऑलरेडी जानते हैं। हम इसी प्रॉपर्टी के बेस पे 6, 12 के डिविजिबिलिटी रूल को पढ़े हैं। ये प्रॉपर्टी कहता है कि अगर कोई नंबर है, सपोज करो x, और ये डिविजिबल है 2 या 2 से ज्यादा को प्राइम नंबर से, तो ये x इनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा, यही x। और इसी का हेल्प हमने लिया था 6 का, 12 का, 14 का, 45 का, यानी कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर जो 12 या 12 से ज्यादा है, इंक्लूडिंग द 6 जो हमने छोड़ के चला था डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ने के समय पे। दैट मीन्स सपोज करो मैं कहता हूं कि एक नंबर है 12 कैन बी डिविजिबल बाई 2 एज वेल एज 3। 2 और 3 को प्राइम नंबर है, 2 भी 12 को डिवाइड कर सकता है, 3 भी 12 को डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब क्या कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा 6, ये 6 भी इसको डिवाइड कर सकता है। इफ ए नंबर x कैन बी divisible by 2 or you can say more than 2 co-prime number, then this number x is also divisible by their product। और एक एग्जांपल उठाते हैं, सपोज करो मैं कहता हूं कि 45 को 3 भी डिवाइड करेगा और 5 भी डिवाइड करेगा, तो योर 45 दैट इज x इज डिविजिबल बाई 2 और मोर देन 2 co-prime number, then this 45 is also divisible बाई देयर प्रोडक्ट। तो 3 इंटू 5 इज 15 से ये 45 डिवाइड हो सकता है। ये थर्ड प्रॉपर्टी ये रहा। बढ़ते हैं आगे फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है, चल फोर्थ प्रॉपर्टी है मेरे भाई, इस पे तो काफी सारे एग्जांपल्स आते हैं। ये प्रॉपर्टी कहता है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि अगर दो नंबर है, सपोज करो x और y, x को भी और y को भी कोई एक नंबर n डिवाइड कर सकता है अगर, तो इन दोनों के सम को, और ना सिर्फ सम बल्कि इन दोनों के डिफरेंस को भी ये n डिवाइड कर सकता है। अच्छा, डिवाइड कर सकता है का ही इस्तेमाल हम लोग रिमाइंडर पता करने में भी कर सकते हैं। और ये जिनको ताज्जुब लग रहा है वो डिविजिबिलिटी रूल पे जो क्लास थी उसको जाकर के देख लें, मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा। क्योंकि डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 होगा, और डिवाइड नहीं होगा तो जो रिमाइंडर होगा उसी का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप 8 के डिविजिबिलिटी का रूल को पढ़ें तो 8 का डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि पूरा नंबर 8 से डिविजिबल सिर्फ तब होगा जब आखिरी का 3 डिजिट से बना हुआ नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अब समझो कि आखिरी का 3 नंबर डिविजिबल हो जाएगा का क्या मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 आएगा, और हम ये कह सकते हैं कि पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। बट अगर क्वेश्चन कहीं आपसे ये पूछ रहा है कि एक कोई बड़ा सा नंबर दे दिया और बोला कि 8 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर क्या होगा पता करने में भी आप एग्जैक्टली 8 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आखिरी का 3 डिजिट से बना हुआ नंबर को 8 से डिवाइड करो, डिवीजन होगा नहीं, यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा नहीं। एग्जैक्टली जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर उस पूरे नंबर को 8 से डिवाइड करने पे भी आएगा। ठीक है, तो इन जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी को हम सीख रहे हैं, इसका एक्चुअल इस्तेमाल रिमाइंडर पता करने में भी होता है। ठीक है, और वही होता है, एग्जैक्टली क्वेश्चन वही आता है। ठीक है, आओ एग्जाम्पल के तौर पे देखें। तो मान लो एक नंबर लेता हूं मैं 27 और एक नंबर लेता हूं 18। इजी नंबर ले रहा हूं ताकि देखने में हेल्प हो आपको। 3 से 27 भी डिवाइड हो जाता है और 18 भी डिवाइड हो जाता है। तो चलो इन दोनों का सम मतलब 27 प्लस 18, इन दोनों का डिफरेंस मतलब 27 माइनस 18 दैट इज 9, और 27 प्लस 18 इज 45। तो अभी अभी मैंने यही कहा इस प्रॉपर्टीज के मदद से कि अगर इंडिविजुअली दो नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो इन दोनों का सम दैट इज 45, देखो डिवाइड हो जाता है ना, या इन दोनों का डिफरेंस 9 वो भी डिवाइड हो जाता है। क्लियर हो रही है बात? बढ़ते हैं आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की तरफ। ठीक है, चल प्रॉपर्टी नंबर 5 के लिए मैं डिस्प्ले वाला चीज खुद ही लिख देता हूं आपको। ये है आपका प्रॉपर्टीज नंबर 5। आओ इसको समझते हैं लिटरली। ये कह रहा है कि सपोज करो इस फॉर्मेट में कोई एक एक्सप्रेशन है कि x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n, इट मे बी x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n,
कोई नामकरण में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। इसको x प्लस ए सिर्फ तभी डिवाइड कर पाएगा जब ये जो पावर है n ये ऑड है, लाइक 3, 5, दैट मीन्स x टू द पावर 3 प्लस a टू द पावर 3। अगर पावर ऑड है तभी x प्लस ए उसे डिवाइड कर सकता है। x माइनस ए कभी भी इस फॉर्मेट को डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका एक्सप्रेशन x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n के फॉर्मेट में है तो इसे x प्लस ए सिर्फ तभी डिवाइड कर पाएगा जब पावर n इवन हो, और x माइनस ए इस फॉर्मेट को हमेशा डिवाइड करेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ द पावर। n ऑड हो तब भी करेगा डिवाइड, n इवन हो तब भी करेगा डिवाइड। कैसे याद रखें, आओ समझते हैं। वेरिफिकेशन के लिए सपोज करो मैं इस फ्रेम से पहले उठाना शुरू करता हूं, क्या कि x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n। तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n, मान लो अगर n ऑड है, छोटा सा एक नंबर लेता हूं ताकि एक्सपेंशन खुद से पॉसिबल हो, और n का वैल्यू इवन है। तो अगर n का वैल्यू ऑड है दैट मीन्स इसको हम एक्स क्यू माइनस ए क्यू लिख सकते हैं, और अगर n का वैल्यू इवन है तो इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्स क्यू माइनस ए क्यू को कौन डिवाइड करेगा, जो फैक्टर उसमें होगा अवेलेबल। तो एक्स क्यू माइनस ए क्यू को हम फर्दर एक्सपेंड भी करें तो ये हम लिख सकते हैं एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अगर एक्सपेंड करें तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस ए। गौर करो, इसमें भी एक फैक्टर है एक्स माइनस ए, और इसमें भी एक फैक्टर है एक्स माइनस ए। इस फैक्टर को अभी नहीं देख रहे, अभी बस मेरा फोकस है एक्स माइनस ए पे। तो अगर एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन को ऑड के केस में लें तब भी एक फैक्टर बनता है x माइनस ए, और अगर इवन के केस में ले तब भी एक फैक्टर बनता है x माइनस ए। जैसे अगर मैं कहूं कि 9 3 से डिविजिबल हो जाएगा, मगर 7 3 से डिवाइड नहीं होता है, मगर 9 में अगर इस 7 को करने लगे तो इसका प्रोडक्ट तो 3 से डिवाइड हो जाएगा ना। यही बात मैं कह रहा हूं कि चूंकि एक्स क्यू माइनस ए क्यू का जो फैक्टराइजेशन होता है उसमें एक्स माइनस ए एक फैक्टर है, यानी कि ये होल प्रोडक्ट एक्स माइनस ए से डिवाइड हो जाएगा। कब, जब n का वैल्यू ऑड है, और तब भी जब n का वैल्यू इवन है, क्योंकि उसमें भी उस समय भी उसमें एक्स माइनस ए करके एक प्रोडक्ट रहता है, एक फैक्टर रहता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n x माइनस ए से डिवाइड हो जाएगा, पावर ऑड हो तब भी, पावर इवन हो तब भी। और इसीलिए आपने देखिए लिखा है कि x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n x माइनस ए से ऑलवेज डिवाइड हो जाएगा, पावर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं रहती है। क्लियर? मगर यही फ्रेम, यही एक्सप्रेशन का फॉर्मेट x प्लस ए से तभी डिवाइड होगा जब n का वैल्यू इवन हो, क्योंकि अब अगर मैं बात करूं कि इसमें x प्लस ए करके कोई फैक्टर है क्या, जब पावर आप ऑड ले रहे हैं उसके एक्सपेंशन में x प्लस ए का कोई फैक्टर नहीं है, यानी कि ये इसे डिवाइड नहीं कर पाएगा। मगर इसमें जब हमने देखा x माइनस ए वो भी है, और x प्लस ए करके भी एक फैक्टर है, देखिए। तो x प्लस ए होने के वजह से ये पूरा प्रोडक्ट x प्लस ए से भी डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए से डिविजिबल है। और इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब फ्रेम x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n का हो तो वो x प्लस ए से सिर्फ तभी डिवाइड होगा जब n का वैल्यू इवन हो, क्योंकि ऑड हो रहा है तो x प्लस ए नाम का कोई फैक्टर इसमें नहीं है। एम आई क्लियर? तो इसको याद रखने का ये मैकेनिज्म है कि आप पावर 3 करके एक बार देख ले, पावर 2 करके एक बार देख ले, रट्टा मार के आप ज़्यादा दिन नहीं चल सकते। क्लियर? अब देखते हैं x टू द पावर n प्लस ए टू द पावर n के फॉर्मेट को इसी ढंग से, ठीक है। x टू द पावर n प्लस ए टू द पावर n। अगेन मैं कहता हूं कि डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n, सपोज करो n का एक ऑड वैल्यू लेते हैं और n का एक इवन वैल्यू लेते हैं, तो ये बन गया आपका एक्स क्यू प्लस ए क्यू, जिसका फैक्टराइजेशन क्या होता है x प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते।
अब गौर करो, जब पावर ऑड है इस फॉर्मेट में तो आपको एक x प्लस ए का फैक्टर मिल रहा है, यानी कि x प्लस ए से डिविजिबल है। पावर ऑड होने की वजह से इसमें आपको x माइनस ए का कोई फैक्टर नहीं मिलेगा, यानी कि x माइनस ए से डिविजिबल नहीं है। यही चीज लिखा हुआ है, देखो गौर करो कि x टू द पावर n प्लस ए टू द पावर n के जब फॉर्मेट में रहेगा तो उसे x प्लस ए तभी डिवाइड कर पाएगा जब n का वैल्यू ऑड होगा, और x माइनस ए ऑड होने पे भी उसका फैक्टर आपको नहीं मिलेगा, और इवन होने पे तो खैर कोई फैक्टर नहीं है, ना x प्लस ए का फैक्टर आपको दिखेगा और ना x माइनस ए का फैक्टर दिखेगा। दैट मीन्स x माइनस ए से ये फॉर्मेट कभी भी डिविजिबल नहीं होगा, भले ही आप जो पावर है n है वो से आप ऑड लो चाहे इवन लो। एम आई क्लियर? वेरीफाई हो गया? फिर से समराइज करूँ अगर कि x टू द पावर n प्लस ए टू द पावर n में आप ऑड पावर लेके भी एक्सपेंड करो चाहे इवन पावर लेके भी एक्सपेंड करो, आपको x माइनस ए का तो फैक्टर नहीं मिलने जा रहा है, यानी कि x माइनस ए से ये कभी भी डिविजिबल नहीं है, नेवर। मगर हाँ, x प्लस ए का फैक्टर मिलेगा सिर्फ तभी जब पावर ऑड होगा, और इसीलिए आपको ये समझना होगा कि x प्लस ए एक्स टू द पावर n प्लस ए टू द पावर n के फ्रेम को सिर्फ तभी डिवाइड कर पाएगा जब पावर ऑड होगा। खल्लास, खत्म, आ गया समझ में? बढ़े आगे, चलो। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में सॉल्व करना शुरू नहीं करेंगे, कुछ चीज़ें आपको और समझनी पड़ेगी, ठीक है? और प्लीज़ बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो नंबर है 147 और 225, इसको जब दो डिजिट के एक नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो सेम रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो हाउ मेनी सच 2 डिजिट नंबर आर पॉसिबल, ठीक है? अच्छी बात है। अब एग्जैक्टली हम वो 2 डिजिट का नंबर हो चाहे 3 डिजिट का नंबर हो चाहे एक सिंगल डिजिट का नंबर हो, एग्जैक्टली हम वो डिवीज़र कैसे पता करें कि किससे डिवाइड किया जा रहा था 147 को और 225 को। इस बिहेवियर को नोट करो ज़रा सा गौर से। अगर डिविजिबल हो जाता ना तब तो हमें और आगे पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं था और कुछ सीखने, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी नंबर 4 में एक बात देखी कि अगर x किसी n से डिविजिबल है और y भी उसी n से डिविजिबल है तो x और y का सम भी n से डिविजिबल होगा और x और y का डिफरेंस भी उस n से डिविजिबल होगा, ठीक है? ये आपने पढ़ा। मगर यहां तो डिविजिबल हो जाएगा ये नहीं बोल रहा ना, रिमाइंडर सेम छोड़ेगा। आ रही है बात समझ में? तो थोड़ा सा क्या पंगा है और उसके लिए क्या और एक प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, जरा देखो गौर से। ये दोनों डिविडेंड है ना, एक डिविजर से डिवाइड हो रहा है, यही तो हो रहा है। तो डिविडेंड के बीच सम का ऑपरेशन है या दो डिविडेंड के बीच डिफरेंस का ऑपरेशन है। डिविडेंड के बीच का ऑपरेशन रिमाइंडर में कैसा इफेक्ट डालता है इसको समझते हैं। सबसे पहले तो चलते चलते इसको भी एक बार वेरीफाई करते चले। सपोज करो मैं एक नंबर ले रहा हूँ 12 x के वजह से बदले, और एक नंबर ले रहा हूँ 20, ये भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा और ये भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, यानी कि हमें ये पता है कि इन दोनों का जो सम होगा दैट मीन्स 32, या इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज 8, ये दोनों उसी डिविजर से डिविजिबल होगा। 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, क्लियर? बट अगर डिवाइड नहीं होगा तो क्या? जैसे 12 के बदले मैं जानबूझकर 15 ले लेता हूँ और 20 के बदले जानबूझकर मैं 23 ले लेता हूँ, ताकि उसी डिवीज़र n से जब मैं इसे डिवाइड करूँ तो दोनों केस में, इस केस में भी रिमाइंडर 3 हो और इस केस में भी रिमाइंडर 3 हो। अब देखो मैं आपके प्रॉब्लम के नज़दीक पहुँच रहा हूँ। 2 नंबर आफ्टर बीइंग डिवाइडेड बाय ए सिंगल डिजिट नंबर, उसने 2 डिजिट बोला था, मैं भी सिंगल डिजिट ले रहा हूँ, देयर रिमाइंडर आर सेम, क्लियर? अब मैं ये नंबर गायब कर दूंगा, इवन रिमाइंडर भी गायब कर दूंगा, तो वो नंबर क्या है जब रिमाइंडर सेम होगा? तो आप इसी चीज को फॉलो करो कि अगर मैं 15 प्लस 23 मतलब 38 को 4 से डिवाइड करूंगा, 4 9 36, रिमाइंडर इज 2, गौर करो। और इन दोनों का डिफरेंस ले लूंगा 23 माइनस 15, 23 माइनस 15 इज 8, 8 इज डिवाइड, जो डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, 4 2 जा 8। अब बात को गौर से समझो कि दो नंबर को अगर एक नंबर से हम डिवाइड करें तो उनका जो रिमाइंडर है
उन दोनों नंबर के बीच जो वाला ऑपरेशन करके हम उसी डिवीजर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी हमें पता चल सकता है। कैसे? रिमाइंडर में भी वही वाला ऑपरेशन होगा। हम दोनों डिवीजर के बीच में सम किया है ना, दोनों रिमाइंडर के बीच में भी सम करो। 3 + 3 = 6। अच्छा भाई 6 रिमाइंडर होना चाहिए। 6 रिमाइंडर क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि डिवाइड आप 4 से कर रहे हैं, यानी कि 4 से एक बार और डिवाइड करो। 4 × 1 = 4 रिमाइंडर 2। आई बात समझ में? अब इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर आपको बिना डिवाइड किए भी पता चलेगा। रिमाइंडर क्या होगा? जो दोनों रिमाइंडर पहले आपको पता था उन दोनों रिमाइंडर को भी सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी कि उन दोनों रिमाइंडर को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियस है रिमाइंडर चूंकि सेम है तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम इसके मदद से, सम की मदद से तो नहीं जा सकते, डिफरेंस के मदद से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नंबर कैसा होगा। आप खुद गौर कर सकते हो अगर आप इस बात को नहीं समझ रहे हो। मैं क्या कह रहा हूं कि सपोज करो x और y दो अलग अलग डिविडेंड हैं, ठीक है, और इसको हम एक नंबर n, ये डिवीजर है, इससे डिवाइड कर रहे हैं। x को भी n से डिवाइड कर रहे हैं, सपोज करो रिमाइंडर r1 आ रहा है। y को भी n से डिवाइड कर रहे हैं, सपोज करो रिमाइंडर r2 आ रहा है। गौर से, थोड़ा पेशेंस के साथ। तो अब आपको अगर मान लो पहला चीज ये मैं पूछूं कि अगर x और y को मैं जोड़ दूं, दो पहले वाले डिविडेंड को मैं जोड़ दूं तो रिमाइंडर क्या होगा बताओ। तो रिमाइंडर क्या होगा आप आराम से बता सकते हैं। अभी मैंने क्या कहा कि x और y दो डिविडेंड के बीच कौन सा ऑपरेशन आपने चूज किया है, ऐड करना। तो रिमाइंडर जो होगा इसी नंबर को n से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होगा वो पहले का दो रिमाइंडर का सम होगा। सम अगर बढ़ जाए, मान लो जैसे 3 + 3 = 6 हो जाए तो ऑब्वियस ही बात है ना भाई, आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 रिमाइंडर कैसे होगा, यानी कि डिवीजन इनकम्प्लीट है, आपको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिर्फ यही नहीं, यही बात मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर आप x - y को n से अब डिवाइड करेंगे, यानी कि आपने क्या कहा कि x को इंडिविजुअली n से डिवाइड किया, रिमाइंडर r1, y को इंडिविजुअली n से ही डिवाइड किया, रिमाइंडर r2। क्या रिमाइंडर होगा जब x और y के डिफरेंस को डिवाइड करेंगे? तो रिमाइंडर के बीच भी वही ऑपरेशन लागू होगा जो आपने डिविडेंड के बीच में लागू किया है, यानी कि डिविडेंड को आपने घटाया तो रिमाइंडर भी r1 - r2 होगा। इवन आप अगर ये पूछने लगे कि x × y कर दूं, अब बताओ n से डिवाइड करेंगे तो अब की बार रिमाइंडर क्या होगा? तो जो रिमाइंडर पहले आया था उन दोनों रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपने डिविडेंड को मल्टीप्लाई किया है। और देखना चाहते हो एग्जाम्पल एग्जैक्टली? आओ देखते हैं। मान लो क्वेश्चन मैंने लिखा है कि, पढ़ो क्वेश्चन को, उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो जाएगा। ऑन डिवाइडिंग ए नंबर, मान लो कोई नंबर है, 6 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 3। What will be the remainder if square of that number? अच्छा, इसी नंबर का स्क्वायर, यानी कि उस नंबर का स्क्वायर कब आएगा? जब आप दो बार उसे मल्टीप्लाई करोगे, उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो आपसे पूछ रहा है रिमाइंडर क्या होगा। इट इज लाइक n और n दो इंडिविजुअल नंबर, ये भी n है ये भी n है, दोनों सेम नंबर है, उसको जब आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 3। अगेन 6 से डिवाइड कर, रिमाइंडर 3 है। कहने का मतलब दो अलग अलग नंबर नहीं लिया, एक ही नंबर लिया। 6 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 3 आ रहा है। डिविडेंड के बीच में क्या ऑपरेशन हुआ है मेरे भाई? मल्टीप्लीकेशन, n² मल्टीप्लीकेशन, यानी कि रिमाइंडर भी रिमाइंडर का मल्टीप्लीकेशन होगा। n को डिवाइड कर रहे हैं 6 से, 3 रिमाइंडर, अगेन 3, तो 3 × 3 = 9। तो अब जरा गौर करो, 9 रिमाइंडर हो सकता है क्या? आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि आप रूल के हिसाब से सही है कि रिमाइंडर, चूंकि डिविडेंड के बीच मल्टीप्लीकेशन हुआ है तो रिमाइंडर के बीच भी मल्टीप्लीकेशन होगा। n को 6 से डिवाइड कर रहे हैं 3, और एक बार n को 6 से डिवाइड करेंगे ऑब्वियसली 3, तो डिविडेंड के बीच मल्टीप्लीकेशन तो रिमाइंडर के बीच भी मल्टीप्लीकेशन, आंसर इज 9, करेक्ट। बट जरा गौर करो, 6 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर उससे बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि डिवीजन इनकम्प्लीट है। आप इसको 6 से एक बार और डिवाइड कर दो, 6 × 1 = 6, तो एक्चुअल रिमाइंडर इज 3। एम आई क्लियर? वेरीफाई करना चाहते हैं कर लो, कर लो। ये नंबर एक छोटा सा ले लो 9, क्योंकि 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 × 1 = 6, रिमाइंडर कितना होगा? 3। तो 9 का स्क्वायर दैट इज 81 को 6 से डिवाइड करके देखो, 6 × 1 = 6, 2, 6 × 3 = 18, रिमाइंडर 3 हो रहा है या नहीं हो रहा है? इवन अगर स्क्वायर नहीं कहता, क्यूब कहता,
तो इसका मतलब क्या, n इंटू एन इंटू एन, 3 बार n, तो रिमाइंडर भी 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 27। और 27 बड़ा है डिवीजर से, यानी कि डिवीजन इनकम्प्लीट है, 6 4 24, एक्चुअल रिमाइंडर इज अगेन 3। यहां पे इत्तफाकन 3 3 आता चला जा रहा है, इसको सीरियसली मत लेना, आगे ये बात समझ में कि मैं क्या कह रहा हूं, कि डिविडेंड के बीच जो ऑपरेशन आप करेंगे, कोई एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर रहे हैं अगर, तो वही ऑपरेशन रिमाइंडर के बीच भी काम करता है। सम करना है सम करो, मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई करो, रिमाइंडर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और हमारे क्वेश्चन में खासकर हम सम में नहीं जाएंगे, क्योंकि सम में जाएंगे तो हमें रिमाइंडर डिविजिबल होने वाला नहीं मिलेगा। हम अगर सबट्रैक्ट कर देंगे, चूंकि हमें पता है कि अगर इस नंबर को इस नंबर से सबट्रैक्ट कर दें तो रिमाइंडर के बीच भी सबट्रैक्ट करना होगा, और जहां हम रिमाइंडर के बीच सबट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, और रिमाइंडर 0 होना मतलब डिविजिबल हो जाना। हमें तो वही नंबर प्रेडिक्ट करना है ना, तो हमें तो डिविजिबल की ओर जाना है। क्लियर हो रहा है बात? तो इन दोनों नंबर का जो हमें क्वेश्चन में अवेलेबल था, हम क्वेश्चन में थोड़ा देर में डिस्प्ले करेंगे, दोनों का डिफरेंस को जो नंबर डिवाइड करता है, या जो डिफरेंस है वही वो नंबर है, जो डिवाइड कर देगा। एम आई क्लियर? आओ क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि 147 और 225 आफ्टर बीइंग डिवाइडेड बाय अ नंबर, ये 2 डिजिट का है, अलग बात है, सेम रिमाइंडर इन ईच केस, ठीक है। आपको पता है कि इन दोनों का अगर आप डिफरेंस ले लेंगे किसका, 225 का और 147 का, तो डिफरेंस क्या है भाई, डिफरेंस इज 78, यानी कि 78 ही ये डिवीजर है, या 78 का कोई फैक्टर भी हो सकता है। तो 78 का फैक्टर कौन कौन हो सकता है भाई, 78 का फैक्टर हो सकता है 39 इंटू 2, या इसको हम 13 कर दें, 3 चुरा लिए तो इसमें डालेंगे, यहाँ पे 3 रखें तो ये 26 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक नंबर 78 इंटू 1 भी, यानी कि ये जो 2 डिजिट का नंबर है वो 78 हो सकता है, 26 हो सकता है, 13 हो सकता है, 39 हो सकता है। आपको पूछा है कितना ऐसा पॉसिबल वैल्यू होगा, तो 4 पॉसिबल वैल्यू होगा, 4 आंसर। क्लियर आ रही है बात समझ में? आप चाहें तो किसी एक नंबर से वेरीफाई करके देख भी सकते हैं। 147, मान लो मैं छोटा सा नंबर उठाता हूँ 13, डिवाइड करके देखो, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, रिमाइंडर कितना 4, यानी कि इसको अगर आप 13 एग्जाम्पल लेते हैं तो रिमाइंडर कितना छूटता है 4। 225 को डिवाइड करके देखिए 13 से, 13 1 जा 13, 7 13 91, रिमाइंडर कितना 4, इस केस में भी रिमाइंडर 4। आ रही है बात समझ में? वेरीफाइड? चलो मैंने 13 लिया, आप 26 78 39 कुछ भी लेके देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 875 और 2272 आफ्टर बीइंग डिवाइडेड दिस टाइम बाय अ 3 डिजिट नंबर, सेम रिमाइंडर इन ईच केस, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ दैट नंबर। आपको सम ऑफ द डिजिट पूछ रहा है 3 डिजिट नंबर का, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो भाई, 2272 माइनस 875, डिफरेंस क्या है 1397। तो हमें 4 डिजिट का नंबर नहीं चाहिए, इनकी यानी कि ऑब्वियस है इसका फैक्टर खोजना होगा, इसका फैक्टर 11 इंटू 127, और कोई फैक्टर, अच्छा और कोई फैक्टर क्यों खोजें हम, 11 तो और फैक्टराइज नहीं हो सकता है कि 11 से कुछ निकाल के इधर डालें, ठीक है। यानी कि ये 127 एक 3 डिजिट का नंबर हो सकता है, ठीक है। तो 127 ही वो डिविजर था, आपको बस इसके डिजिट का सम पूछ रहा है, दैट मीन्स 1 + 2 + 7 दैट इज 10 इज योर आंसर। आई बात समझ में? बढ़े आगे, चल क्वेश्चन नंबर 3, 2 to the power 71 plus 2 to the power 72 plus 2 to the power 73 plus 2 to the power 74 is divisible by, आपके पास ऑप्शन है 9 10 11 13, ये 4 ऑप्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप करो क्या, मान लो सबसे छोटा है 2 to the power 71, इसको मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे बचा क्या 1, यहाँ पे 2 to the power 1 दैट इज 2, यहाँ पे 2 to the power 2 दैट इज 4, यहाँ पे 2 to the power 3 दैट इज 8।
यानी कि इसी सेम एक्सप्रेशन को आप 2 to the power 71 इंटू 8 4 12 13 14 और 15 15 लिख सकते हैं। यानी कि ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है, मगर 2 और 15 आप देख रहे हैं कि आपके ऑप्शन में नहीं है। यानी कि इसमें कुछ और घोटाले करने पड़ेंगे। घोटाले मतलब लेजिटिमेट घोटाले। 2 to the power 70 लिखें और 2 इधर निकाल लें और 15 को 3 इंटू 5 कर दें। यानी कि इन फैक्टर्स में से मिला करके हम देखेंगे कि कौन सा फैक्टर अवेलेबल है। 5 इंटू 2 10, इससे डिविजिबल है। 11 कोई भी फैक्टर के कॉम्बिनेशन से नहीं बनेगा, इससे डिविजिबल नहीं है। 13 कोई भी फैक्टर के कॉम्बिनेशन से नहीं बनेगा। 9 भी नहीं बनेगा। 3 है, हमको 9 से डिविजिबल करने के लिए और एक 3 चाहिए, यानी कि इससे भी नहीं होगा। तो ये जो नंबर है इसको 10 डिवाइड कर पाएगा। देखो 2 5 जा 10, 5 5 जा कट जाएगा। क्लियर? ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन और उठाते हैं। क्या कह रहा है ये? विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीटली डिवाइड दिस। ये सारा ऑप्शन है आपके पास। क्लियर? थोड़ा सा पॉज करो, खुद से सॉल्व करो एक बार, नहीं होता तो वापस आओ। सेम काम करेंगे। 3 to the power 25 कॉमन करेंगे। यहाँ 1, यहाँ 3, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 27। 3 to the power 25 इंटू 27, 3 30 और 10 40। ठीक है। गिवन ऑल्टरनेटिव में से अभी तक तो नहीं है, तो 3 to the power 24 करो इसको। 3 एक चुरा लो, 40 को 2 4 8 और 8 और 5 40। अब कॉम्बिनेशन बना बना करके देखो। 11 नहीं आ रहा है। 16 4 और 2 8 तक ही बन रहा है, 16 नहीं बन रहा है, यानी कि ये भी नहीं है। 25 ये भी नहीं है, एक ही 5 है। 30 देखो 5 3 15 और 2 मल्टीप्लाई करने से 13, दैट मीन्स इससे डिविजिबल हो जाएगा। दैट मीन्स इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर आप 30 से डिवाइड करना चाहोगे तो ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा मतलब इसी को तो लिखे है ना टान टून करके ऐसा, तो ये 30 से डिवाइड हो जाएगा। और ये बात समझ में सिंपल हो जाएगा। देखो ठीक है, बड़े फटाफट क्वेश्चंस की ओर चलो। क्वेश्चन नंबर 5, इफ n इज ए होल नंबर ग्रेटर देन 1, n एक नंबर है जो 1 से बड़ा है, then n square into n square minus 1 is always divisible by which among the following? क्लियर? चलो भाई एक काम करो, वेरीफाई कर लो। n एक होल नंबर है जो 1 से बड़ा है, तो एक बार n का वैल्यू को ऑड लो और एक बार n का वैल्यू को इवन लो। और जब ऑड लोगे तो सबसे सस्ता वाला, जब इवन लोगे सबसे सस्ता वाला। सस्ता मतलब छोटा वाला। तो n का वैल्यू अगर 3 है तो एक्सप्रेशन क्या बनता है? 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर माइनस 8 1, तो 9 8 जा 72। n का वैल्यू अगर इवन लोगे 2, तो n का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर 4 और 4 माइनस 1 दैट इज 12। 72 को भी आप 12 इंटू 6 लिख सकते हो और ये 12 भी 12 इंटू 1 लिख सकते हो। यानी कि चाहे ऑड है n का वैल्यू चाहे इवन है, 12 एज ए फैक्टर अवेलेबल है दोनों ही सूरत में, यानी कि 12 से हर हाल में डिवाइड होगा आपका ये एक्सप्रेशन n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1। आई होप बात आपको समझ में आ रही है। क्लियर? कि और एक्सप्लेनेशन चाहिए? चलो बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ध्यान रखना, इवन के बदले ऑड भी बोल सकते हैं। तो पहला इवन इंटीजर मान लो 2n, तो उसके बाद वाला इवन इंटीजर 2n प्लस 2 होगा जरूर। ठीक है, दो जोड़ने पे इवन के बाद का इवन आता है, ऑड मान के चले तो ऑड के बाद का ऑड आता है। तो इनका स्क्वायर का डिफरेंस यानी कि 2n प्लस 2 का स्क्वायर और 2n का स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो इनमें से निम्नलिखित में से किससे डिविजिबल हो जाएगा? सॉल्व करो, यार बेकार की बात है। a प्लस बी का होल स्क्वायर 4n स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8n प्लस 2 दूनी 4 माइनस 4n स्क्वायर घचाक
8n+4 बचा, 4 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 2n+1। 2n+1 ऑलवेज एक ऑड नंबर होगा, 4 एक इवन है, 4 इवन क्या अवेलेबल में भी दिया हुआ है, यानी कि दो इवन नंबर, कंसेक्यूटिव इवन नंबर का जो डिफरेंस है, जब डिफरेंस को सॉल्व करें तो ये एक प्रोडक्ट या फैक्टर के फॉर्म में आता है। जिस फैक्टर में आप देख रहे हैं एक जिंदा नंबर 4 खड़ा है, वो आपका ऑप्शन में भी अवेलेबल है, यानी कि ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होने का गारंटी है। क्लियर? आओ क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। सेम है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, 3, 8, 6 एंड 7। दिस टाइम ऑड, तो एक ऑड मान लो 2n+1 है, तो अगला ऑड 2n+1+2 यानी कि 2n+3 होगा। क्लियर? तो 2n+3 का स्क्वायर और 2n+1 का स्क्वायर का डिफरेंस इनमें से किससे डिविजिबल होगा, तो वही 4n² प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 n प्लस 3 तिया 9 माइनस 2 दूनी 4n² प्लस 2 दूनी 4n+1, 4n² स्वाहा, 12n माइनस 4n इज 8n प्लस 9 माइनस 1 इज प्लस 8, 8 कॉमन करेंगे तो बचेगा n+1, यानी कि 8 इज योर आंसर। क्योंकि इस प्रोडक्ट को देखो, ये 8 है और एक वेरिएबल के टर्म में n+1 है, n+1 का तो कोई पता नहीं, मगर 8 तो है ना, 8 अगर है तो ये जो डिफरेंस है दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का, वो 8 से डिविजिबल हो जाने की गारंटी हो गई। ठीक है, सारा कुछ डिपेंड करता है कि आप जो 5 प्रॉपर्टी है उसको कितने अच्छे समझे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मान लो x को y डिवाइड करता है, x में कोई भी k मल्टीप्लाई कर देंगे, भले इस k को y इंडिविजुअली डिवाइड नहीं कर पाता है, मगर इनका प्रोडक्ट जो होगा वो y से डिवाइड हो जाएगा, इसी पे बेस्ड है। n+1 का पता नहीं, मगर 8 के साथ n+1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा चीज़ 8 से डिविजिबल होने की गारंटी हो गई। क्लियर? बढ़े आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 8। सेम, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 6n² प्लस 6n is always divisible by 6 only, 12 only, 6 and 12 both 18 only। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे 6n अगर कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, n+1। 6 एक नंबर है और n इंटू n+1 यानी कि n अगर इवन ले तो ये n+1 क्या होगा, ऑड। इवन इंटू ऑड इवन होता है। अच्छा, आप बोलोगे सर आपने इवन कैसे लिख दिया, अगर n ऑड होगा तो, अगर ये ऑड है तो n+1 इवन हो जाएगा, तो ऑड इंटू इवन इज ऑल्सो इवन, यानी कि दिस इज कैन बी रिटन इन फैक्टराइज फॉर्म लाइक दिस, 6 इंटू कोई इवन नंबर। तो 6 के साथ कोई इवन नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा नंबर 6 से तो डिविजिबल होगा ही, साथ 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि क्यों, क्योंकि सबसे छोटा इवन नंबर अगर 2 है, चाहे 4 है, चाहे 6 है, चाहे 8 है, कुछ भी ले, 6 से तो ये पूरा चीज़ डिवाइड होगा ही, यानी कि 6n² प्लस 6n, 6 से तो डिवाइड होगा ही, साथ 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि अगर 6 के साथ कोई इवन मल्टीप्लाई है, सबसे छोटा इवन क्या होगा, 2 तो होगा ही, और बाकी सब में भी एक 2 तो अवेलेबल है ही सब में, यानी कि 6 इंटू 2 12 से भी डिवाइड होने का गारंटी है। तो ना सिर्फ ये 6 से डिवाइड होगा बल्कि 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 29 का पावर 37 प्लस 17 का पावर 37 ये इज नॉट डिविजिबल बाय, डिविजिबल नहीं होगा किससे, इसमें से किससे डिविजिबल नहीं होगा। प्रॉपर्टीज नंबर 5 में जाओ रेफरेंस के तौर पे। पावर कैसा है, x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n, n इज ऑड। ठीक है, x³ प्लस a³ मेमोराइज करो, कैसे करोगे, सपोज करो ये x³ प्लस a³ है, x³ प्लस a³ है, पावर ऑड है ना,
तो एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो एक फैक्टर तो एक्स प्लस ए मिलेगा, बाकी को गोली मारो, यानी कि ये चीज़ एक्स प्लस ए से डिविजिबल है। ठीक है, तो 29 का पावर 37 प्लस 17 का पावर 37 इज डिविजिबल बाई 29 प्लस 17, यही तो बात कहना है। 29 प्लस 17 मतलब 46, यानी कि ये पूरा नंबर 46 से डिविजिबल है। अब छोटा सा एक बात और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई n 46 से डिविजिबल है तो सिर्फ 46 से नहीं, बल्कि ये n 46 का जितना भी फैक्टर है उससे भी तो डिविजिबल होगा। तो आप ऑप्शन में जाइए, 46 डिविजिबल है, 46 का फैक्टर ही है 23, यानी कि 23 से भी डिविजिबल होगा। 46 का फैक्टर है 2, यानी कि 2 से भी डिविजिबल होगा। इकलौता 11 है जो इसका फैक्टर नहीं है। क्लियर, यानी कि ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा, बाकी सबसे डिविजिबल होगा। यही आपसे पूछ रहा था कि डिविजिबल किससे नहीं होगा। क्लियर, बढ़े आगे, चलो आसान कर देंगे भाई, कर देंगे, थोड़ा पेशेंस रखो बस। ठीक है, चलो इसी तरह का कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, और अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार रिपीट करके और देख लीजिएगा। ठीक है, अब की बारी कह रहा है 3 टू द पावर 41 प्लस 7 टू द पावर 82 इज नॉट डिविजिबल बाई, याद रखिएगा नॉट डिविजिबल बाई। ठीक है, मगर अब आप देखोगे तो पाओगे कि x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n, यानी कि पावर सेम के फ्रेम में नहीं है। सेम बन सकता है मगर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको 41 बना दो तो ये तो 3 टू द पावर 41 ही रह जाएगा। इसको 7 का स्क्वायर का पावर 41 लिख सकते हो ना, x टू द पावर a टू द पावर b, x टू द पावर a इंटू b, 2 इंटू 41 82, और 7 का स्क्वायर यानी कि 49। अब तो आ गया इस फ्रेम में। क्लियर, तो कभी कभी ऐसा भी करेगा आपके साथ। ठीक है, कोई हमदर्दी नहीं बरती जाएगी आपके साथ। तो फिर अगेन वही बात, पावर चूंकि ऑड है, आपका n ऑड है, यानी कि ये डिवाइड हो जाएगा 3 प्लस 49 से। 3 प्लस 49 मीन्स 52 से, 52 से ये डिवाइड हो जाएगा। आपको डिवाइड नहीं होगा ऐसा खोजना है। 52 से डिवाइड हो जाएगा तो 56, 52 का फैक्टर ही है 26, इससे भी डिवाइड हो जाएगा। 4 13 52, इससे भी डिवाइड हो जाएगा। 52 का फैक्टर 17 नहीं है, यानी कि 17 से डिवाइड नहीं होगा। तो यही आपका आंसर है कि ये जो फ्रेम है 3 टू द पावर 41 प्लस 7 टू द पावर 82, या जिसको आप कन्वर्ट करें तो 3 टू द पावर 41 प्लस 49 टू द पावर 41 इज नॉट डिविजिबल बाई 17। रेस्ट ऑल ऑफ द नंबर गिवन कैन डिवाइड इट। ठीक है, आओ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 टू द पावर 4 माइनस 5 टू द पावर 4 इज नॉट डिविजिबल बाई 2 3 6 एंड 9। ये किससे डिविजिबल नहीं है? गौर करो, ये x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n के फ्रेम में है और n साथ ही साथ इवन है। तो आप जानते हैं कि इस फ्रेम को, यानी कि इस फ्रेम को x माइनस a तो ऑलवेज डिवाइड करेगा, और x प्लस a जब n इवन होगा। यानी कि चूंकि n इवन है तो x प्लस a यानी कि 11 प्लस 5 दैट इज 16 भी डिवाइड करेगा, और 11 माइनस 5 दैट इज 6 भी डिवाइड करेगा। यानी कि ये पूरा नंबर 6 से भी डिवाइड होगा और 16 से भी डिवाइड होगा। आ रही है बात समझ में? अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ 5 नंबर, चूंकि x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n के फ्रेम में है। ठीक है, और आप जानते हैं कि n 4 है, यानी कि n इवन है। तो जब इवन होता है तो x प्लस a डिवाइड करता है इस फ्रेम को, और x माइनस a n इवन क्या ऑड क्या हमेशा डिवाइड करता है। यानी कि x माइनस a 11 माइनस 5 6 डिवाइड करेगा, x प्लस a 11 प्लस 5 16 डिवाइड करेगा। तो आपको इसमें से देखना है कि 6 और 16 का फैक्टर जो है वो डिवाइड कर देगा। अगर नहीं है तो डिवाइड नहीं करेगा, आपको नहीं है वो देखना है। 6 मतलब 2 और 3, 16 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 6 16 8 2 है ना, 3 ये सब नहीं होना चाहिए। तो 6 कर देगा डिवाइड, 3 कर देगा डिवाइड, 2 कर देगा डिवाइड, 9 एज ए फैक्टर आप नहीं ला सकते। 6 में भी 9 नहीं है और 16 में भी 9 नहीं है, यानी कि 9 इज योर आंसर। 9 कैन नॉट डिवाइड दिस।
क्लियर? बढ़े आगे, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ, फैक्टर मतलब डिवाइड कर देगा, 47 का पावर 43 प्लस 43 का पावर 43 इसका, एंड 47 का पावर 47 प्लस 43 का पावर 47, इसको डिवाइड कर देगा तो इसका फैक्टर कहलाएगा, इसको जो डिवाइड कर देगा वो इसका फैक्टर कहलाएगा, और इन दोनों को जो डिवाइड कर देगा वो इन दोनों का कॉमन फैक्टर कहलाएगा। आपको यही पता करना है। तो आप देखो, दोनों जो नंबर गिवन है पावर ऑड है, तो आप जानते हैं कि x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n के फ्रेम में अगर n ऑड है तो इसको x प्लस a डिवाइड कर देता है, और x माइनस a n ऑड हो, पावर ऑड हो चाहे इवन हो, कभी डिवाइड नहीं करता है। यानी कि इसको एक फैक्टर मिलेगा 47 प्लस 43 दैट इज 90, 90 इसको डिवाइड कर देगा, और इसको भी एक फैक्टर मिलेगा 47 प्लस 43 यानी कि 90 इसका भी फैक्टर है। तो 90 एक ऐसा नंबर पता चला जो इसको भी डिवाइड कर सकता है, इसको भी डिवाइड कर सकता है, यानी कि 90 इज द कॉमन फैक्टर। यही आपका आंसर है। आई बात समझ में? ऑप्शन में 47 प्लस 43 करके भी छोड़ सकते हैं, 90 भी लिख सकते हैं, 90 लिखा है। ऑप्शन नंबर 2 इज योर आंसर। क्लियर? तो आज का जर्नी को यही तक ख़त्म करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिविजिबिलिटी, ये दोनों क्लास मिला करके आपको कैसा लगा कमेंट पे बताइए ज़रूर, ठीक है? आपके कमेंट के इंतज़ार में रहेंगे, और मिलते हैं बहुत जल्द नंबर सिस्टम के और भी अच्छे अच्छे और स्क्रैच वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के, ताकि आपका ये जर्नी सक्सेस के मुकाम तक पहुँचे। ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द।